Myself Vishal and I'm intern in Lex Click company, and today's my topic is strict liability and absolute liability. Strict liability. If there are two person and the first person rights is other person's duty to respect his rights एंड ये अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाए ताकि वो उसके राइट्स को रिस्पेक्ट करे. इफ़ ये उसके राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है और इग्नोर करता है तो उसकी वजह से सामने वाले को जो भी हार्म होता है, जो भी नुकसान होता है, तो उसके लिए ये लायबल होगा. सारी लाइबिलिटी इसकी होगी सेकंड पर्सन की जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करा. टॉट के 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है. इफ़ आपके रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन से किसी को भी डैमेज होता है तो आप सारी रेमेडीज़ उसे प्रोवाइड करोगे. एंड ऑल टॉक्स अबाउट दी फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी. मतलब अगर आपने कोई गलती करी है तो आप ही लाइबिलिटी भरोगे. एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज़ नो फॉल्ट लाइबिलिटी विच मीन्स अगर आपकी कोई गलती नहीं भी है तो भी आप सारी लाइबिलिटी भरोगे. इट इंक्लूड्स टू टॉपिक्स स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो रूल है वो 1868 में इवॉल्व हुआ था. रिलायंस वर्सेस फ्लेचरी केस में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जो रिलायंस था उसके फार्म में माइंस थे और जो फ्लेचर था उसके फार्म में, उसके एरिया में मिल था और दोनों आसपास रहते थे. तो फ्लेचर ने कुछ दिन बाद सोचा कि मेरे को एक रिजर्वायर बनाना चाहिए अपने मिल को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए. तो उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स हायर कर लिए. उनको हायर करने के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया. तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर्स को दिखा कि यहाँ पे माइन शाफ्ट्स हैं, तो उन्होंने उसको ना कवर किया, ना किसी चीज़ से ढका, मतलब कुछ भी नहीं किया, इग्नोर करके अपना रिजर्वायर में लग गए. वो रिजर्वायर जब बन गया तो उसके बाद जो उनमें पानी भरा गया तो जो पानी जो था सारा माइन शाफ्ट के थ्रू सारा रिलायंस के एरिया में चला गया. उसकी वजह से, वो पानी की वजह से वो रिलायंस को बहुत भारी नुकसान हो गया. तो इस वजह से रिलायंस ने फ्लेचर को सू कर दिया. तो फ्लेचर ने अपने बिहाफ पे, मतलब अपने बचने के लिए उसने बोला कि ये सब जो भी हुआ है वो मेरी गलती नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर की गलती है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया. तो फिर इसी को देखते हुए फिर जजमेंट डिलीवर करते हुए हाउस ऑफ बोर्ड ने कहा कि मतलब जो भी नुकसान हुआ है वो सारा फ्लेचर पे करेगा और जो भी सारी लाइबिलिटी वो फ्लेचर करेगा फिर. तो यहीं से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी स्टार्ट हुआ एंड यहीं से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सेटअप हुआ. तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के 3 प्रिंसिपल है. इफ़ कोई पर्सन अपनी एरिया में डेंजरस थिंग लाता है, अननेचुरल डेंजरस थिंग मतलब कोई भी अननेचुरल थिंग, मतलब जिसकी मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी अपनी विश से वो उस चीज़ को वहाँ पे लाया, अपने एरिया में लाया और एस्केप हो जाती है, तो उसकी प्रिमा फेसी लाइबिलिटी बनती है. उसकी लाइबिलिटी बनती है कि बाद में जो भी उसकी वजह से कोई भी नुकसान होगा तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी. तो फर्स्ट है डेंजरस थिंग उसको लाया और वो एस्केप हो गई. ऑन द अदर हैंड डिफेंडेंट को भी कुछ एक्सेप्शंस मिले हैं, जैसे प्लेंटिफ फॉल्ट मतलब पॉइंटिंग वर्सेस नोक्स केस. इन पॉइंटिंग वर्सेस नोक्स केस जैसे मतलब 2 नेबर्स थे और जो ए था उसके एरिया में ना, उसके फार्म में बहुत मतलब अननेचुरल ट्रीज़ लगे हुए थे, मतलब जंगली पौधे लगे हुए थे. तो और बी के पास हॉर्स था. तो एक दिन बी अपने हाउस से, मतलब अपने घर से निकल के, मतलब अपने एरिया से निकल के वो ए के एरिया में चला जाता है और सारे अननेचुरल जो ट्रीज़ थे, मतलब जंगली पौधे थे, उनको खाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. तो फिर बी ने ए को सू कर दिया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर. बट ये केस मतलब उस पर नहीं हुआ इसलिए क्योंकि फर्स्ट एक तो डेंजरस थिंग थी, हाँ ठीक है डेंजरस थिंग थी, बट वो एस्केप नहीं हुई थी अपने एरिया से एस्केप नहीं हुआ था. वो बी का ही हॉर्स आके वो खाने आ गया था, तो इसमें ये कवर नहीं हुआ था, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कवर नहीं हुआ. और दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड. इसमें निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का केस है, जिसमें
निकोलस ने अपने एरिया में आर्टिफिशियल लेक बना रखा था, जो एक अननेचुरल थिंग थी, मतलब आर्टिफिशियल लेक नहीं बना सकते, बट एक उसने बना रखी थी। और हैवी रेनफॉल के थ्रू जो मतलब जो भी सारा पानी था वो सारा बी के एरिया में चला जाता है और सारे उसके बिजनेस टूटे, मतलब सारा उसका घर वर दीवारें वारें टूट जाती है। तो उसको बी जो है वो ए को स्यू कर देता है अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो फिर वहाँ भी डिफेंड मतलब प्लेंटिफ को थोड़ा एक्सक्यूज मिल गया कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जो भी सारा पानी था वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से मतलब कोई प्रिडिक्टेबल नहीं था, वो प्रिडिक्शन नहीं थी, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा। तो सारा पानी उसके उधर चला गया, तो फिर ये भी कवर नहीं हुआ। एंड म्यूचुअल बेनिफिट वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया, मतलब कोई भी दो पर्सन अपनी सहमति से, मतलब अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी एक अननेचुरल थिंग लाते हैं, अपने एरिया में रखते हैं और उससे उन दोनों में से किसी को नुकसान हुआ था, तो इसमें कोई भी लायबल नहीं होगा, मतलब किसी को लायबिलिटी पे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उनका पहले ही म्यूचुअल कंसेंट था इसमें। एंड एक और है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मीन्स इफ़ मतलब गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम कर रही है, मतलब रोड बना रही है, ब्रिजेस बना रही है और हाईवे बना रही है, तो उसके थ्रू आपको कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट या कोई भी लायबल नहीं होगा। एंड अब दूसरा टॉपिक है एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब इंटरप्राइज, जिसके 3 पॉइंट्स हैं। इंटरप्राइज, हजार्डियस एक्टिविटी, एस्केप नॉट नेसेसरी, मतलब कोई भी इंटरप्राइजेस है इसमें इंटरप्राइज अपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हजार्डियस एक्ट में इन्वॉल्व है और उससे कोई भी नुकसान होता है, मतलब उससे कोई भी नुकसान होता है सोसाइटी को, किसी को भी कोई भी नुकसान होता है तो फिर फैक्ट्री के अंदर ही कोई भी नुकसान क्यों ना हो, जो वर्कर्स है वो अपने मालिक को स्यू कर सकते हैं क्योंकि वो एक हजार्डियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और एस्केप नेसेसरी नहीं है इस केस में, क्योंकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एस्केप नेसेसरी नहीं होता। थैंक यू।